नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ मैं अमित महाराज फिर से आपका सभी का आरडी गुरुकुल चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, टुडेज थॉट जानते हैं। आज पहले एक व्यक्ति संत है या चोर है, इस बात का पता उसके बोलते ही चल जाता है, क्योंकि अंदर का छुपा चरित्र मुंह के रास्ते से बाहर निकलता है। किसी ने सच्ची कहा दोस्तों कि किसी के अंदर क्या है वह आपके बोलने से पता चलता है कि आपके अंदर कोयला भरा है या सोना भरा है। तो इसके अनुसार आप हमेशा तोल कर ही बोलना चाहिए। बोलने से पहले हमेशा सोचना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर का जो चरित्र है वो आपके वाणी से पता चलता है और आपकी वाणी से लोग आपके को परखते हैं और आपके व्यवहार को जानते हैं और उसी के अनुसार आपको सभी को सम्मान मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारी क्लास की तरफ, करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। देखिए दोस्तों, पिछली बार हमारी क्लास में क्वेश्चन रहा था कि कार्यकाल के बीच में ही जब प्रधानमंत्री का निधन हो गया था, किस प्रधानमंत्री का, लाल बहादुर शास्त्री जी का जो निधन हो गया था, तो उसके बाद कैसे किस प्रकार, ये थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं दोस्तों इसका, हाँ अब थोड़ा ज़्यादा हो गया दोस्तों, कोई नहीं। तो जो लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था, तो उसके पश्चात क्या कुछ रहा, किसको प्रधानमंत्री पद पर बैठाया गया और कैसे आगे भारत की प्रणाली चली। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री निधन के बाद प्रधानमंत्री पद पर कौन बैठाया गया और या फिर आम चुनाव कराए गए। दो शक्तिशाली प्रधानमंत्री, नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री जी, दोनों सशक्त प्रधानमंत्री माने गए। ये नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री और शास्त्री जी 1965 के युद्ध के बाद एक बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में उभरे थे। तो जब प्रधानमंत्री शास्त्री जी का भी निधन हो गया, जब नेहरू जी का निधन हुआ, तो गुलजारी लाल नंदा जी को क्या बनाया गया, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। और इस प्रकार जब शास्त्री जी का निधन हो गया तो किसे प्रधानमंत्री पद पर बैठाया गया। तो देखिए दोस्तों, आम चुनाव तो होंगे नहीं, क्योंकि शास्त्री जी की मृत्यु हो गई, तो डायरेक्ट आम चुनाव तो इसलिए नहीं करवा सकते। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आम चुनाव पहले चुनाव घोषित होंगे, फिर चुनाव की डेट आएगी, उनको चुनाव क्षेत्र घोषित किए जाएंगे और फिर चुनाव होंगे। जब कब चुनाव का रिजल्ट आएगा तब तक प्रधानमंत्री पद को खाली नहीं रख सकते। जब नेहरू जी की मृत्यु हुई थी तो उसके 2 घंटे के अंदर गुलजारी लाल नंदा जी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाया गया था। तो इसी प्रकार शास्त्री जी की मृत्यु के बाद किसे प्रधानमंत्री पद पर बैठाया गया, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया या फिर वास्तविक प्रधानमंत्री बनाया गया। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा। गुलजारी लाल नंदा, देखिए दोस्तों, जो पहली बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कब बने थे, नेहरू जी के मृत्यु पर। ठीक है दोस्तों, प्रथम बार तो नेहरू जी की मृत्यु के बाद कब हुई थी, नेहरू जी की मृत्यु 27 मई 1964 को, 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हुई। द्वितीय जब 1966 को, 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की मृत्यु हुई, तब भी गुलजारी लाल नंदा जी को ही द्वितीय कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया कि एक बार कार्य चलाने के लिए इनको बैठा देते हैं। कब से कब तक रहे दोस्तों, ये देखिए 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966, ये इनका द्वितीय कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल रहा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए दोस्तों, हमारी जो दूसरी वीडियो थी जिसमें मैंने आप सबको बताया था कि पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी रहे, तो उसमें मैंने आपको गुलजारी लाल नंदा जी का संपूर्ण कार्यकाल करवा दिया था, इनके बारे में सभी बातें बता दी थी। आज हम इस हमारी वीडियो में गुलजारी लाल नंदा जी के विचार सुनेंगे। जो अभी आगे ऑडियो चलेगी ये सभी गुलजारी लाल नंदा जी के विचार हैं, उनकी ही वॉइस है ये। लोक कार्य का मतलब ये है कि पीपल्स प्रोग्राम्स, इसमें सारा एम्फेसिस बदल जाता है। ये नहीं है कि गवर्नमेंट काम कर रही है और हमें उसका कोऑपरेशन देना है, लोगों के ही काम है। और लोक कार्य क्षेत्र में बड़ी चीज यही है कि 2-3 आदमी वहां जाते हैं, होल टाइम वर्कर्स, और ये होल टाइम वर्कर्स वो ये नहीं कि हम काम करने वाले हैं, वो वहां जाके वातावरण पैदा करते हैं, वायुमंडल बनाते हैं और लोगों को के अंदर एक शक्ति पैदा हो, संगठन पैदा हो और वो अपने प्रोग्राम बनाएं
वो प्रोग्राम बनेंगे, लोगों के प्रोग्राम होंगे, लोग उनको चलाएंगे। ये मजदूरों और मालिकों के उत्साह की सच्ची कसौटी तो आखिर किसी भी कारखाने में जो अमली काम होगा उसी से हो सकेगी। इसलिए सरकारी और निजी क्षेत्रों के कारखानों में संकटकालीन उत्पादन समितियां बनाई जा रही। इन समितियों के जरिया मजदूर और कारखानादारों में सहयोग बढ़ने से कितना अच्छा परिणाम लाया जा सकता है उसकी कोई हद नहीं। इन समितियों के सदस्यों की रोज रोज की ये जिम्मेदारी होगी कि उत्पादन बढ़े, काम अच्छा हो, बिगाड़ न हो और लागत कम हो। हर कारखाना का उत्पादन बढ़ाने और उसकी लागत घटाने के लिए कुछ लक्ष्य बनाए जाएं। इस काम को एक आंदोलन का रूप देना है। जो कारखाने रक्षा का सामान या रक्षा से संबंधित सामान बनाने में लगे हुए हैं उनका इस प्रोग्राम में सबसे पहला दर्जा है। जो उद्योग ऐसा सामान बनाते हैं जो दूसरे मुल्कों को भेजा जाता है और जिससे विदेशी मुद्रा में मिलती है, उनकी भी इतनी ही अहमियत। हमारे सामने कई उद्योगों से ताल्लुक रखने वाली तकनीकी और दूसरी तरह की कठिनाइयां आएंगी। इस वजह से एक तकनीकी दल कायम किया जा रहा है। तो जो गरीब आदमी है, गांव में बेचारा किसान है, 2-4 एकड़ वाला, उसको तकावी लेनी है, मैं उस देने वाले का कुछ कसूर नहीं समझता हूं, लेकिन उसको भी मैं तैयार करना चाहता हूं। उसको भी तैयार करना है कि नहीं तुम न दो। लेकिन जो बड़ा आदमी है वो जाके लाख लाख रुपया दे देता है रिश्वत के तौर, फिर भी उन लोगों का के लिए कोई माफी नहीं हो सकती। वो खराब करते हैं वातावरण। तो उनके लिए मैं कह रहा हूं नई सजाएं इसके लिए बनानी चाहिए। ये नहीं जिनसे कुछ काम कराने हैं उनको हर तरह के प्रलोभन देते हैं। कम से कम हमारे आदमियों को बिगाड़ने वाले कौन हैं पता करें, बंद करना है इनको और उन्हें कह देना है कि यहां से चले जाओ। तो ये तो सरकारी तौर पे काम है। अब ये जो मैं कह रहा था कि इसमें से और कई शाखें निकलती हैं इन कामों की। लोगों की शिकायतें, वो छोटे आदमी की बात, मैंने बड़े आदमी की बात की। अब बड़े आदमियों को भी मैंने कह दिया। वो कहने लगे कुछ लोग कि भाई हमारे काम रुकते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैं उसका इंतजाम करूंगा। तो ये हमें एक डिपार्टमेंट हम खोल रहे हैं जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, उसके 3 हिस्से होंगे। एक तो जो कि आर्थिक वगैरह जो काम रुकते हैं उसको देखना, दूसरा जो स्टेट्स के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसके साथ भी हमें देखभाल करनी है, तीसरे हमारे बाकी जो तरीके हैं, इंतजाम है सारा वो उसमें रिड्रेस ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस, लोगों की शिकायतें हैं उनको दूर करने के लिए इंतजाम करना, उसके बारे में अब व्यवस्था करनी कैसे होना चाहिए वो सोचेंगे और करेंगे। उसका एक अंग ये होगा कि जो भी व्यापारी है, कोई भी है, अगर एक दफा उसने किया फैसला कि मैं नहीं दूंगा तो मैं तो उसे कहूंगा अगर नुकसान होता है तो बर्दाश्त कर लो, लेकिन फिर भी मैं साथ उसे ये कहता हूं कि मेरी तरफ से तुम्हें मदद करूंगा कि तुम्हारे लिए तुम आके मुझे बताओ कि तुम्हारे ना देने की वजह से जो एक वाजिबी बात थी तुम्हारी वो नहीं हुई, तो उसके लिए मैं तुमको सहायता दूंगा। उत्पादन बढ़ाने के बारे में आखिर हम क्या कर रहे हैं? नई मशीनें तो सब जगह फौरन लग नहीं सकती, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि मौजूदा मशीनों से ज्यादा काम लिया जाए। इसलिए जगह जगह कारखानों में एक से ज्यादा पारियां बड़े पैमाने पर चालू की जा रही हैं। कारखानों में काम का समय भी बढ़ाया गया है। गैर हाजिरी का उत्पादन को नीचे ले जाने में काफी बड़ा हाथ है। इस पहलू पर बाकायदा गौर किया जा रहा है। उत्पादन लक्ष्य कायम किए जा रहे हैं और काम को निर्धारित समय से पहले ही पूरा करने की खास कोशिश की जा रही है। उत्पादन क्षमता की और खास तौर से ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे समय में अक्सर लागतें बढ़ जाया करती हैं, इसलिए उद्योगों में लागत चेतना पैदा करने के लिए खास तौर पर तवज्जो दी जा रही है। ये कदम दिन ब दिन उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये देखने के लिए कि इस प्रोग्राम के हर पहलू पर काम हो रहा है और औद्योगिक समझौता प्रस्ताव ठीक तौर से अमल में लाया जा रहा है, एक स्थायी मशीनरी की जरूरत। इस काम के लिए हमने संकटकालीन उत्पादन समिति बनाई। केंद्र में इस समिति को ये काम सौंपा गया है कि वो उत्पादन बढ़ाने की संभावनाओं और जरूरियात पर गौर करे। ये जो कुछ हो रहा है वो औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए स्थायी रूप से लाभदायक साबित होगा। उत्पादन ज्यादा होने से कीमतों के बढ़ने में रोकथाम हो सकेगी और सामाजिक व आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी।
देश की प्रतिष्ठा, एकता और स्वतंत्रता तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक देश में उन्हें कायम रखने की और उनके लिए लड़ने की ताकत ना हो। देशवासियों में हर तरफ जो देश प्रेम और एकता की जबरदस्त लहर चल रही है, वो हमारी सबसे बड़ी अमानत, जिससे हम आगे भी खतरा का सामना कर सकेंगे। भारत के हर एक नर नारी को काम करके और बलिदान देकर आजादी की कीमत चुकानी होगी। आइए, देश के औद्योगिक कामों में जो भाग लेने वाले हैं, हम में से एक एक अपने कर्तव्य का संपूर्ण तौर से पालन करें। तो दोस्तों, कैसे रहे उनके जो उनकी आवाज़ में ही उनके विचार थे, आपने सभी सुने होंगे। तो बहुत ही अच्छे विचार थे उनके प्रधानमंत्री पद पर। अब देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये नेक्स्ट पॉइंट कि जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के बाद किन्हें प्रधानमंत्री चुना गया, क्योंकि कार्यवाहक प्रधानमंत्री 24 जनवरी के ही रहे थे ये, और 1966 के बाद किसे प्रधानमंत्री चुना गया? मोरारजी देसाई। मैंने पहले बताया था दोस्तों, जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनाए गए तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद की दौड़ में थे। तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद के योग्य उम्मीदवार माने जाते थे। तो क्या उन्हें नियुक्त किया गया? क्या 1966 के बाद प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के बाद मोरारजी देसाई जी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? अगर मोरारजी देसाई जी को फिर से दरकिनार किया गया तो फिर यह नया चेहरा कौन था? क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद कोई ऐसा चेहरा था ही नहीं जो प्रधानमंत्री पद के योग्य हो या उम्मीदवार माना जाता हो। मोरारजी देसाई ही ऐसे व्यक्ति माने गए जो उस पद की दौड़ में थे। ठीक है दोस्तों, तो यह तो जानेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में ही, क्योंकि नया चेहरा यह कौन था और कौन प्रधानमंत्री 1966 के बाद बना। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बने रहिए आप हमारे RD गुरुकुल के साथ, और हम आपके साथ बने रहते हैं दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप सबका दिन शुभ रहे। ओके, बाय दोस्तों।